नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में, जो कि एजुकेशन से निकल के आ रहा था। जिसमें कल हम बात करे थे एजुकेशन से संबंधित, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या क्या निकल के आया था, जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो सब्जेक्ट है बीएड के अंदर, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक निकल के आया था। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। मैंने कल ये 12 पॉइंट आपको बताए थे, साथ ही साथ उत्तरदायित्व भी बताया था, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के थे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इन सारे 12 पॉइंटों के बारे में। कुछ पॉइंट है, इसको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जो पॉइंट नहीं मैं बता पाया उसको आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि आप इस पॉइंट को डिस्क्राइब कीजिए, तो मैं उस पॉइंट को लेकर के जरूर आऊंगा। उस पॉइंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा कि इस पॉइंट के लेकर के क्या संविधान में प्रोविजन किया गया था, किस आर्टिकल के थ्रू ये पॉइंट निकल के आता है। तो इस सारी बातें को मैं डिफाइन करूंगा। शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आता है इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। और देखिए फिलहाल क्या निकल के आता है। यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने में शो हो रहे होंगे। पहला पॉइंट जो निकल के आ रहा होगा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम जो कि है, उसके अंतर्गत क्या निकल के आता है। तो शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था संविधान के अंदर, उसके बारे में बात किया गया। जिसके अंदर जो है संविधान के किस आर्टिकल के थ्रू इस अधिकार का जो है कि जो निकल के आता है। यहाँ देख सकते हैं, ये जो संविधान के अनुच्छेद 21 से निकल के आता है, जिसमें बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या, तो शिक्षा का अधिकार का विभक्त किया गया, शिक्षा के अधिकार को विभक्त किया गया और अधिकार माना गया। देख सकते हैं शिक्षा के अधिकार का जो है कि इस आर्टिकल 21 के थ्रू जो है छात्रों को इस तरीके से बताया गया जा रहा था कि उसमें आपको शिक्षा का अधिकार निःशुल्क माना गया, शिक्षा जो है कि निःशुल्क रूप से बच्चे को दिया जाना चाहिए, ये कहा गया था। निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया था कि यह जो है शिक्षा का अधिकार देख सकते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से प्रवाहित होता है। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से ये निकल के आता है। यहाँ पर निश्चित रूप से आर्टिकल जो है 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है, उसी प्रकार आप शिक्षा को भी वंचित कर सकते हैं। ये आर्टिकल 21 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतीय नागरिक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ये इसके अंतर्गत से निकल के आता है, जो कि जिस तरीके से व्यक्ति को अपने प्राण और दैहिक रक्षा की जो स्वतंत्रता दी जाती है, यही कह रहा है आर्टिकल 21, जो कि शिक्षा से निकल के आता है, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, देख सकते हैं आर्टिकल 41। ये भी क्या कहता है, तो आर्टिकल 41 कहता है कि क्या कहता है, तो देख सकते हैं आपके सामने में, इस अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत शिक्षा को प्रभावी व्यवस्था करने के लिए संवैधानिक दृष्टि से बाध्य है। यहाँ कह रहा है कि राज्य जो है अपनी सीमाओं के अंदर जो है कि शिक्षा को प्रभावी व्यवस्था करने के लिए, शिक्षा को लेकर के बेहद ही प्रभावी ढंग से व्यवस्था करने के लिए बाध्य किया जा सकता है संवैधानिक दृष्टिकोण से। निश्चित रूप से आर्टिकल 21 में ये बात भी, आर्टिकल जो 21A है, देख सकते हैं आर्टिकल 21A में जो कहा गया है, ये कहा गया है कि 14 से 6 वर्ष के लिए जो बच्चे हैं, 14 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके लिए जो है कि शिक्षा बेहद रूप से जो है कि फ्री कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं जो है कि अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार कर दिया गया था आर्टिकल 20A में। ये जो निकल के आया राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अनिवार्य और जो कि फ्री शिक्षा के बारे में, तो ये निकल के आया इस पॉइंट के अंतर्गत। इसी पॉइंट से निकल के आता है एक और पॉइंट, जिसमें बात करते हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में भी निश्चित रूप से जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं रोजगार करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें कि नागरिकों को जो है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं रोजगार करने का अधिकार दिया गया है, जो कि देख सकते हैं जो भी परोक्ष रूप से शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत करते हैं। आर्टिकल
19 से निकल के आता है ये बात भी कि देखने को आपको मिलेंगे इंटरनेट की स्वतंत्रता, किसी भी चीज को लेकर के आपको स्वतंत्र कर दिया गया आर्टिकल 90 में। उसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट निकल के आए थे। आर्टिकल 19 में 191 आया था और 2, 3 यानी ABC करके आया था, 3 पॉइंट आए थे, तो उसको आप देख लीजिएगा, वो शिक्षा से संबंधित शायद नहीं है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है कि सेस्वा पूर्ण में देखभाल। अब सेस्वा पूर्ण जो है की देखभाल करने की जो शिक्षा है यहाँ से निकल के आया कि सेस्वा पूर्ण देखभाल एवं शिक्षा के अंतर्गत ये आर्टिकल इसके अंतर्गत आया, तो आर्टिकल 45 के अंतर्गत आया। इसमें क्या कहा गया तो निश्चित रूप से देख सकते हैं आप यहाँ पे संविधान निर्माण के समय संविधान अनुच्छेद 45 यानी कि आर्टिकल जो है कि अनुच्छेद 45 में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई, जिसमें कि दायित्व दिया गया सरकार को, सौंप दिया गया, जो कि दायित्व जो है सरकार को सौंप दिया गया। इस धारा में कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अपने राज्य के जो है अपने राज्य के क्षेत्र के सभी बालकों को, जो कि जितने भी बालक है जो कि 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत आते हैं, उनको क्या तो शिक्षित कर देने के लिए कहा गया, यानी कि कहा गया 14 वर्ष तक की आयु को निःशुल्क कर देना के लिए कहा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है प्राथमिक देखभाल के साथ जो है कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास की गई। निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया आर्टिकल 45 से निकल के आर्टिकल जो है कि 45 से निकल के आया, जिसमें हम बात करते हैं कि निःशुल्क शिक्षा के बारे में उन बच्चों के लिए जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ 14 वर्ष तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 45 से निकल के आता है। यहाँ देख सकते हैं ये निकल के आया अल्पसंख्यक। नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं अल्पसंख्यकों की शिक्षा। निश्चित रूप से ये अल्पसंख्यक की शिक्षा में कहा गया कि एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में कहा गया। इससे भी कई सारे जो आर्टिकल निकल के आए इसके अंतर्गत, जिसमें से मेन आर्टिकल था उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद देख सकते हैं अनुच्छेद 31 और 2 देख सकते हैं 31 और 2 में क्या कहा गया तो 31 और 2 के अंतर्गत जो है कि धर्म या देख सकते हैं धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जब आप मदरसे की बात करते हो तो मदरसा इसी आर्टिकल के थ्रू स्थापित किए जाते हैं। आर्टिकल 1 और 2 के अंतर्गत जो है कि स्थापित किए जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि जहाँ पर इस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया था कि कोई भी जो है अल्पसंख्यक अपने धर्म या भाषा के आधार पर एक अल्पसंख्यक समुदाय जो है कि अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकती है या प्रशासित कर सकती है, इसे चला सकता है। निश्चित रूप से ये आर्टिकल में कहा गया राज्य सरकार अनुदान देते समय इस संस्थाओं में इसलिए भेदभाव नहीं करेगी कि संस्थाएं अल्पसंख्यक के द्वारा विशेष नियमों के अंतर्गत चलाई जा रही है। यहाँ पर कहा गया राज्य सरकार इसको अनुदान इसलिए देती है क्योंकि यह जो है कि विशेष नियमों के अंतर्गत चलाया गया है, जो कि अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं ये जो विशेष नियम के अंतर्गत अनुच्छेद 31 देख सकते हैं 30 के 1 और 2 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देख सकते हैं निकल के आया कि इस प्रकार भारत का संविधान अल्पसंख्यकों की शिक्षा के हितों की रक्षा करती है। निश्चित रूप से ये कहा गया। उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने में आर्टिकल 30 से निकल के आया अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में, और नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है यहाँ पे कि समान जो है अधिकार, समान शैक्षिक अधिकार का जो बात कहा गया, यानी कि इक्वल एजुकेशन राइट, यानी कि सभी को समान शिक्षा की बात की गई। आर्टिकल किस आर्टिकल में तो देख सकते हैं आर्टिकल 29 में बात की गई कि समान शिक्षा सभी जो भारत के जितने भी नागरिक है उसे समान शिक्षा दी जाएगी। यहाँ निश्चित रूप से कहा गया कि प्रजातंत्र में जाति धर्म या स्तर की परवाह किए बिना ही सबको अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह कहा गया जब प्रजातंत्र है तो उसमें सभी को अपना व्यक्तित्व को पूर्ण विकास करने की समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जो खुद से वह अपनी जो है कि वो अपनी व्यक्तित्व का विकास कर पाए। इसके लिए उसे आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 29 में लिखा गया कि प्रजातंत्र को इस मूलभूत मान्यता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 29 में स्त्री देख सकते हैं माफ कीजिएगा, यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 29 में कहा गया कि सभी को शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। यहाँ पर सभी को जो है कि शैक्षिक अधिकार जो है सुनिश्चित किया गया, सभी को शिक्षा का अधिकार समान रूप से सुनिश्चित कर दिया गया। आर्टिकल 29 के अंतर्गत समान शिक्षा की बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है देख सकते हैं आर्टिकल 1 में कहा गया, देख सकते हैं यहाँ पर कि एनी सेक्शन
of citizen recording in the territories of media or only part there of providing देख सकते हैं डिफरेंटियल लैंग्वेज स्प्राइट और कल्चर के बारे में बात की गई। और जो है 90 देख सकते हैं 29 में भी 29 के 2 में भी यही बात की गई, नो सिटीजन शैल बी डिनाइडेड एडमिशन into any educational institution maintained by the state of the receiving act out of the state funds or ground only of the religion, race, caste देख सकते हैं रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। यहाँ पर डिनाई नहीं किया जा सकता है किसी के एडमिशन को, ये बात भी यहाँ पर कहा गया 29 के 2 आर्टिकल में 29(2) के आर्टिकल में कहा गया कि जब आप किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने जा रहे होते हो तो यहाँ पर आपको ये बात बता करके डिनाई नहीं कर सकता है आपका एडमिशन कि आप स्पेसिफिक रिलीजियस से आते हो, स्पेसिफिक धर्म से आते हो, स्पेसिफिक रेस से आते हो, स्पेसिफिक कास्ट से आते हो, इसके लिए आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ करके डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 29 में 29 के जो 2 सेक्शन है उसमें लिखा गया है निश्चित रूप से। और आर्टिकल जो 29 के 1 जो है उसमें बात की गई है कि जो सभी तरह के मीडिया है, सभी तरह के जो पार्ट है, रिलीजियस है, यहाँ टेरिटरी है, क्षेत्र है, तो वहाँ पर समान रूप से यह लागू होगा कि उसे समान शिक्षा निश्चित रूप से दिया जाए। नेक्स्ट पार्ट में निकल के आता है, नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आते हैं यहाँ पे कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्गों की शिक्षा। यहाँ पर कहा गया कि एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड वर्कर्स सेक्शन। तो ये कहा गया कि निश्चित रूप से कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्गों के लिए किस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की गई, ये बात निकल गया यहाँ पे कि आर्टिकल 46 ये निकल के आता है। आर्टिकल 46 के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के अंतर्गत इसमें कहा गया, देख सकते हैं निश्चित रूप से कहा गया कि समाज के सभी कमजोर वर्गों की शैक्षिक उन्नति को प्रोत्साहन एवं उत्तरदायित्व जो है राज्य सरकार को दी गई। जिस वर्गों की जो शैक्षणिक उन्नति है ये राज्य सरकार को दी गई सारा का सारा। इसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 46 यानी 46 के अंतर्गत कहा गया कि राज्य जो है कि कमजोर वर्गों को विशेष अनुसूचित जाति, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति शिक्षा के देख सकते हैं की जो शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति का विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा तथा उसको सामाजिक देख सकते हैं उनको सामाजिक अन्याय और धोखे से बचाएगा। यहाँ निश्चित रूप से ये कहा गया कि जो निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग है, जो जाति है, जनजाति है, उसको अनुसूचित जाति जनजाति को ये बात के लिए सुनिश्चित करेगा, उन्नति के प्रदान करेगा आर्थिक रूप से विशेष शिक्षा के रूप में, और साथ ही साथ उसे अन्याय से बचाएगा, सामाजिक अन्याय से बचाएगा, धोखे से बचाएगा। ये राज्य सरकार को जो है उत्तरदायित्व दिया गया इस आर्टिकल के अंतर्गत। इस तरह संविधान के में जो है कि समाज के सभी वर्गों की शिक्षा व उन्नति के अवसर सुनिश्चित करता है। निश्चित रूप से अगर आपको ये डॉक्यूमेंट का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन कर ले सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आया कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एजुकेशन। कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी धर्म की शिक्षा ले सकता है स्वतंत्र रूप से, और ये चीज यहाँ पर ये डिनोट किया गया है आर्टिकल 28 में। देख सकते हैं अनुच्छेद 28 में के अंतर्गत कहा गया है कि भारतीय संविधान के धर्म देख सकते हैं सर्वधर्म सम्मत शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें कहा गया है कि संविधान की अनुच्छेद 28 यानी कि 28 के में उल्लेख है कि भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोगों को उनके धर्म की शिक्षा की स्वतंत्रता दी जाती है तथा धर्म की शिक्षा के लिए संस्थाओं का निर्माण की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी निश्चित रूप से किसी भी धर्म को व्यक्ति जो है कि अपनी धर्म को शिक्षा देने के लिए, से पढ़ने के लिए वह अपनी संस्थाएं निर्माण कर सकता है, वह निश्चित रूप से स्वतंत्र है और वह अपनी शिक्षा भी ले सकता है, धार्मिक शिक्षा भी ले सकता है, जिसके लिए वो भी स्वतंत्र है। निश्चित रूप से ये आर्टिकल 28 के अंतर्गत निकल के आया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आ रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं जो कि फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन इन मदर लैंग्वेज के बारे में बात की गई। जो मातृभाषा की बात हम करते हैं अभी आप लोग और हम लोग करते हैं कि मातृभाषा की बात जो कि निकल के आता है कि शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग बेहद ही रूप से होना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से इसी आर्टिकल के अंतर्गत आया जो कि अनुच्छेद 350A के अंतर्गत निकल के आया, जिसमें कहा गया कि प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा को स्वीकार करते हुए कहा गया अनुच्छेद 35 देख सकते हैं यानी कि 350A में कहा गया कि भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों के बालकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा
सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय को है। ये निश्चित रूप से कहा गया कि जो 350 ए के अंतर्गत कहा गया कि जो भाषा के अंतर्गत है, प्रारंभिक शिक्षा जो मातृ भाषा के अंतर्गत होनी चाहिए, ये चीज निकाय, स्थानीय निकाय और राज्य सरकार को ये दायित्व सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत ये सुनिश्चित करना था कि बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दिया जा सके। निश्चित रूप से इस प्रकार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उसकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कार्य है। निश्चित रूप से ये कहा गया इस पॉइंट के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास में कहा गया, तो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसके अंतर्गत कहा गया आर्टिकल 35(1) यानी कि जो कि 351 में कहा गया हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए। ये कहा गया कि संविधान में राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास का प्रसार की गई है, जिसमें कहा गया आर्टिकल 351 में कहा गया कि संविधान के राष्ट्रीय भाषा जो कि हिंदी है उसके विकास या प्रसार की जो व्यवस्था की गई थी इसी आर्टिकल के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत जो कहा गया था संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार कहा गया कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रसार, संवर्धन तथा इसे ऐसे ढंग से विकसित करने का विशेष दायित्व केंद्र सरकार को है, जिससे कि मेन तौर पे जो 351 आर्टिकल है इसमें हिंदी भाषा को लेकर के विकास करने की जो दायित्व दी गई जो मेन तौर पे केंद्र सरकार के पास था। निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आया स्त्री, बच्चा तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, यानी कि एजुकेशन ऑफ वुमेन, चिल्ड्रेन एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पर कहा गया जो है कि स्त्रियों की शिक्षा, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और बच्चों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता जो है सुनिश्चित कर रहा था। यहाँ पर आर्टिकल निकल के आए, जो कि निकल के आया आर्टिकल 15, इसके अंतर्गत जो है कि 3, 4 एवं 5 देख सकते हैं। आर्टिकल 15 के अंदर 3, 4 एवं 5 में कहा गया कि महिलाएं तथा सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यहाँ पर इस आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो है 3, 4 और 5 आते हैं खंड। तो इस खंड के अंतर्गत कहा गया कि महिलाओं तथा सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान बनाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। आप इसी वर्ग के जो बच्चे हैं, इसी वर्ग के जो स्त्री है पिछड़े वर्ग के, तो ये इसी सब के लिए विशेष प्रावधान बनाने पर कोई रोक नहीं था, इसे स्वतंत्र कर दिया गया था। निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आया कि अनुच्छेद 15(1) में कहा गया कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर विभेद करने पर रोक लगाई गई, और परंतु जो है कि अनुच्छेद 3, 4, 5 में महिलाओं, बच्चों तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने पर किसी प्रकार की रोक की होने की जो व्यवस्था है वह नहीं की गई, वह जो है किसी प्रकार की जो रोक है वह नहीं लगाई गई। निश्चित रूप से नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है कि माता पिता व संरक्षकों के कर्तव्य के बारे में। तो यहाँ समझते हैं कि सन 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा क्या किया था, नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जो निर्धारित किया गया था। यहाँ पर जो है आर्टिकल जो निकल के आया, जो संविधान अनुच्छेद जो है यहाँ पर निकल के आया, इसमें कि 51 क के बारे में बात किया गया, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे 42वें जो संविधान संशोधन था 1976 में, वहाँ पर जो मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो मूल कर्तव्य क्या होने चाहिए नागरिकों का, इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया था 1976 के अंतर्गत। सन 2002 के अंतर्गत 46वें संशोधन हुआ था, इसमें 2002 ईस्वी में 46वां संशोधन हुआ था। इसके उपरांत 15 क देख सकते हैं 51 क यानी सॉरी देख सकते हैं 51 क के अंतर्गत कहा गया कि क्या देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया कि माता पिता या संरक्षक या गार्जियन हो सके के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था करना आवश्यक कर्तव्य माना गया। यहाँ पर ये कर्तव्य डिफाइन कर दिया गया। मूल कर्तव्य के अंतर्गत 51 क आर्टिकल जोड़ा गया 46वें संशोधन के अंतर्गत। यहाँ पर डिफाइन किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को से आप काम नहीं करवा सकते, चाहे आप उसके गार्जियन हो या फिर माता पिता हो, आप उसको शिक्षा देने का आपका मूल्य कर्तव्य हो जाता है, आपको कर्तव्य हो जाता है कि बच्चे को शिक्षा दें। निश्चित रूप से यहाँ पर निकल के आया नेक्स्ट पॉइंट में केंद्र व राज्य सरकार के जो केंद्र व राज्य की शिक्षा संबंधित अधिकार के बारे में। तो निश्चित रूप से यहाँ पर निकल के आया, तो इस बारे में समझेंगे यहाँ पे कि राइट टू एजुकेशन ऑफ कल्चर एंड जो है स्टेट। यहाँ पर कहा गया इसके बारे में कि संविधान के अनुच्छेद 46 के माध्यम से देख सकते हैं 246 यानी 246 में केंद्र व राज्य सरकारों की क्षेत्र की
देख सकते हैं केंद्र व राज्य सरकार की क्षेत्र भी स्पष्ट विभाजन किया गया, जिसके जो क्षेत्र है उसको स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। इसके लिए संविधान के 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां बनाई गई, जिसमें कि देख सकते हैं प्रथम सूची में कहा गया केंद्र सूची, जिसमें कि अंतर्गत केंद्र सरकार या संवाद संसद कानून बना सकती है। इसमें कहा गया केंद्र सरकार या संसद कानून बना सकती है, प्रथम सूची के अंतर्गत निकल गया। द्वितीय सूची के अंतर्गत राज्य सूची था, वो निकल के आया कि राज्य सरकार या विधानसभा कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत शिक्षा के अंतर्गत निश्चित रूप से यहाँ पर देख सकते हैं तृतीय सूची यानी समवर्ती सूची इसे कहा गया, तो इसके अंतर्गत निकल गया। इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु यदि केंद्र का कानून राज्य के कानून के अंतर्गत होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। यानी कि जो केंद्र का जो कानून है वो बड़ा होता है राज्य के कानून से, यानी कि जो इसके अंतर्गत राज्य के कानून आते हैं केंद्र के कानून के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से वहां पर केंद्र के कानून ही मान्य होंगे उस राज्य में। ये कहा गया समवर्ती सूची के अंतर्गत। ये था समवर्ती सूची, जिसमें था पहला जो सूची था, दूसरा और तीसरा सूची के अंतर्गत जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में ये बात कहा गया था। निश्चित रूप से ये था केंद्र व राज्य सरकार के जो शिक्षा संबंधित अधिकार है इससे निकल के आ रहा था, क्योंकि शिक्षा से संबंधित कानून बनाने की बात कर रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं जो केंद्र सूची देख सकते हैं, केंद्र सूची में सम्मिलित शैक्षिक विषय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत वीडियो जो है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। ये निश्चित रूप से ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्रविष्टियां के बारे में। कुछ प्रविष्टियां हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि जो मूल कर्तव्य है इसके बारे में, और कई सारे ऐसे पॉइंट के बारे में समझ पाए होंगे जो आर्टिकल के रूप में निकल के आ रहा था, जो कि संविधान के जो प्रोविजन है एजुकेशन को लेकर के, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया सारे के सारे पॉइंट को। जो पॉइंट रह गए उसको आप खुद से कोट करने की जो कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस पॉइंट को लेकर के निश्चित रूप से आऊँगा, उस पॉइंट को डिफाइन करने की निश्चित रूप से कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।